हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं। आज हम जो है साइंस कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ज़बरदस्त सीरीज चल रही है हमारी। कुछ क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कुछ पार्ट में करा दी। साइंस क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। और जो साइंस के क्वेश्चन जो होंगे आपके, उसका क्या है, इसमें जो आप देखें तो इसमें हम कुछ एग्जाम के लिए जो है सबको लेके चल रहे हैं। फोकस सारे एग्जाम पे कर रहे हैं। कौन कौन से एग्जाम हमारे, तो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है हमारा, ग्रुप डी का एग्जाम है हमारा, और सुपर टेट वगैरह के लिए। या फिर आप बात करें तो ये लेखपाल का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात करें तो यूपी पुलिस के लिए और एसएससी सीएचएसएल वगैरह एफडीएस वगैरह की, अगर आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये टेस्ट सीरीज में चला रहा हूँ, जो आपके ये क्वेश्चंस में ला रहा हूँ, ये क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन है। साइंस का जो भी पोर्शन आपका आएगा उस पूरे पोर्शन की हम बात करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ से सारे के सारे मैं क्वेश्चन आपके फंसा दूंगा। तो रेगुलर बेसिस पर हमें देखते रहिएगा और जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊँ सबको ढंग से याद कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, यकीनन आपके वहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मैं आपको जो है 1000 क्वेश्चन की यहाँ पे श्रृंखला चला रहा हूँ पूरी, कि 1000 क्वेश्चन चलेंगे। और ऐसे क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन पे हम बात करने वाले हैं। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम क्या करते हैं, सीधे हम लोग जो है क्वेश्चन पे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो है लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, उसके पीछे कारण क्या होता है। तो हम देखें तो आवर्तकाल जो हमारे पास होता है वो क्या होता है। आवर्तकाल जब भी आप देखेंगे तो आवर्तकाल जो आपको मिलेगा, आवर्तकाल जो भी आपको मिलेगा वो क्या होगा, 2π√L/G होता है। और इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो क्या होगा, जैसे जैसे लोलक की लंबाई बढ़ेगी, अगर लोलक की लंबाई जो हमारे पास बढ़ती है, ये लोलक की लंबाई है, अगर लंबाई बढ़ती है लोलक की, तो साथ ही साथ आवर्तकाल बढ़ जाएगा उसका। तो हमें आवर्तकाल बढ़ जाएगा, इनकी मतलब घड़ियाँ सुस्त हो जाएंगी। तो घड़ियाँ सुस्त क्यों हो जाती हैं, क्योंकि उनका लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे पूछा कि गर्मियों में जो है घड़ियाँ सुस्त क्यों हो जाती है, तो उसके पीछे कारण ये है कि उनकी लोलक की क्या होती है, लंबाई बढ़ जाती है। और लंबाई बढ़ने से क्या होता है, आवर्तकाल ज़्यादा हो जाता है। आवर्तकाल ज़्यादा होगा तो फिर सुस्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। तो अगला क्वेश्चन भी कह रहा है कि एक लड़की जो है झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने से प्रदोल आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो बात आ रही है वो क्या आ रही है कि लड़की जो है उसकी जो मतलब लंबाई होगी, जो पूरी लंबाई होगी वो क्या होगा, प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। और प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा, आपका आवर्तकाल कम हो जाएगा। सही है, आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा था T बराबर क्या है, 2π√L/G। अगर आपकी लंबाई कम हो रही है तो आपका आवर्तकाल कम होगा, और लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल ज़्यादा हो जाएगा, उसकी प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब। तो गर्मियों में तो सीधी सीधी बात है सुस्त हो जाती है। तो शीतकालीन में क्या होगा, तो शीतकाल में पूरी तरीके से तेज हो जाएंगी। तो तीव्र गति से कब चलेंगी, शीतकालीन चलेंगे। और ग्रीष्मकालीन पूछेंगे तो सुस्त चलेंगी। सही है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से फेंका जाए, वेग से फेंका जाए तो अंतरिक्ष में, तो क्या होगा। तो अगर किसी भी, जो हम कहें, अगर पलायन वेग अगर हम देखें तो जो पलायन वेग होता है वो क्या होता है, पलायन वेग। तो पलायन वेग जो होता है वो होता है आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब आपका जो पलायन वेग होगा वो कितना होगा कि पलायन वेग 11.2 के हिसाब से चलेगा। इतना किलोमीटर जाना है 1 सेकंड में। तो इसका मतलब इससे अगर कम में करेंगे तो पृथ्वी पर वापस आ गिरेगी, वो जाएगी ही नहीं। अगर कम से कम आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड से अगर फेंकेंगे किसी वस्तु को तो वो अंतरिक्ष में चली जाएगी और वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर उससे कम में फेंकते हैं तो वो वापस आ जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए अब ये कह रहा है पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो पृथ्वी का पलायन वेग अभी मैंने बताया कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये याद रखिएगा, वह न्यूनतम स्पीड जिससे कोई भी जो वस्तु होती है, पिंड होता है, वो अंतरिक्ष में चला जाता है और वापस नहीं आता। वो न्यूनतम दूरी की न्यूनतम स्पीड क्या होती है, वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे क्वेश्चंस में देखते जरा। आगे क्या कह रहा है वो कि बॉल पेन सिद्धांत किस पे कार्य करता है। तो बताइए, गुरुत्वीय बल पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है, तो गुरुत्वीय बल पे कार्य करता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। किसी पिंड का वजन किस केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। तो हम बताएंगे गुरुत्वाकर्षण भी होता है और साथ ही साथ हमारे पास क्या होता है, द्रव्यमानी भी होता है। मतलब दोनों ही हमारे पास क्या करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे केंद्र के साथ। तो ये हमारे पास जो आ रहा है, तो इसमें आपका
mg होता है। क्या होता है वजन? mg। तो यहाँ पर हमारे पास गुरुत्वाकर्षण भी होगा, वो भी आ जाएगा, और साथ ही साथ हमारे पास क्या आ जाएगा? मास भी आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम। कह रहा है तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो इसकी अवधि हमेशा ध्यान रखिएगा आप, 24 घंटे होती है। कितनी अवधि होती है इसकी? 24 घंटे अवधि होती है, ये क्लियर रखिएगा आप याद। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं जरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, किसी तुल्यकारी जो हमारे पास उपग्रह है वो पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए? कितनी उसकी ऊंचाई कम से कम लगभग कितनी होती है? तो बताएंगे 36,000 किलोमीटर। आप बता दीजिएगा 36,000 किलोमीटर जो होती है, इतनी तो होती है। चलिए अगले बात है। तो अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन कि लोलक की काल अवधि कितनी होती है? तो लोलक की काल अवधि जो है वो द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो हमने कहा जो हमारे पास लोलक की काल अवधि है, अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा? तो आएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करेगी। क्यों? L/G होता है। क्या होता है? L/G, 2π√L/G। इसका मतलब वो पूरी तरीके से लंबाई अगर कम हो जाएगी तो वो कम हो जाएगा, लंबाई अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है, जबकि ऊंचाई से फेंका गया पत्थर, उसी ऊंचाई से अगर मैं किसी पत्थर को फेंकूं, वहीं से मैं पैराशूट फेंकूं, मतलब पैराशूट आया तो पैराशूट नीचे धीरे धीरे से आता है, जबकि पत्थर नीचे तेज गिर जाता है। इसके पीछे कारण क्या होता है? पत्थर पैराशूट से भारी है। अब हल्का भी हो सकता है, भारी हो सकता है। छोटा पत्थर ले ले, पैराशूट ज्यादा बड़ा ले ले, तो भी तो बाहर तो हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गलत हो गया। फिर कह रहा है पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होता है। पैराशूट में विशेष तंत्रों की व्यवस्था होती है, उपयोग में से कोई नहीं। पैराशूट का जो क्षेत्रफल होता है, वो पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो ज्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है? वो हवा का प्रतिरोध करती है, प्रतिरोध अधिक करती है। इस वजह से क्या होता है? ये ऐसा हो जाता है कि पैराशूट बाद में आता है, जो कि पत्थर नीचे पहले गिर जाता है। सही है। चलिए अगला देखिए। अगला क्या कह रहा है? गुरुत्व की प्रतिक्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रहा वस्तु का भार क्या होता है? जब भी वस्तु मुक्त रूप से गिरेगी तो उसका भार हमेशा ध्यान रखिएगा। कह रहा है अधिकतम, न्यूनतम, परिवर्ती या फिर शून्य। तो हम बताएंगे ऐसी कंडीशन जब भी बनेगी हमारे पास, तो उसमें क्या हो जाएगा ये? तो इसका हमें ध्यान रखना, शून्य हो जाएगा। इसका सही क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि कभी भी कोई भी मुक्त रूप से कोई भी पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहा है गुरुत्व के कारण, तो उसमें क्या होगा आपका? तो उसमें जो उसका भार होगा वो हमेशा शून्य होगा। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। क्या कह रहा है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय की अवधि में क्या हो जाता है? जब भी चंद्रमा पे आप ले जाएंगे पेंडुलम को, तो उसके समय में क्या होगा? तो उसके समय में वृद्धि हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जी का मान क्या होगा? जी का मान वहां पे कम हो जाता है, और जहां पर जी का मान कम होगा वहां पर आपका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलिए कह रहा है वो वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण होता है गुरुत्व। ध्यान रखिएगा, उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण होता है गुरुत्व। तो गुरुत्व के कारण ऐसा होता है कि वो हवा जो है वायुमंडल में रखी जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि साधारण यंत्र, जो भी हमारे पास कोई भी साधारण यंत्र है, किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो कैसे सहायता करता है? कम काम करने में। ऐसा तो नहीं हो सकता। मशीनरी अगर आप लगाते हैं, कोई यंत्र होता है, तो यंत्र की सहायता से आप अधिक काम कर सकते हैं, इसलिए यंत्र बनाए जाते हैं। अगर आप यंत्र के द्वारा कम काम करेंगे तो इसका मतलब कि आपका जो है यंत्र ही खराब है, तो इसका मतलब उस यंत्र से फायदा क्या है? यहाँ पे आपका काम कम हो पा रहा है। कम बल का प्रयोग करके भी उतना ही मात्रा में काम करने में। हाँ ये बात सही है कि यहाँ पे हम फोर्स कम लगाएंगे और लेकिन ज़्यादा हमारा काम हो जाएगा। मतलब वही काम हमें करना है तो कम समय में कर लेंगे, कम फोर्स में कर लेंगे, कम ताकत में कर लेंगे। कह रहा उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में। नहीं, ऐसा नहीं, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी करने में। कहने का मतलब फोर्स हम कम लगाएंगे और हमें क्या होगा? उतनी ही मात्रा का काम हम बहुत आसानी से कर देंगे बिना ज़्यादा मेहनत के, इसलिए यंत्र लगाए जाते हैं। सही है। चलिए अगला देखते हैं जरा। कह रहा है घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है। तो घड़ी जो होती है उसके जब हम चाबी भरते हैं तो इसका मतलब उस समय हम स्थितिज ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। गतिज ऊर्जा भी नहीं होती है, ऊष्मीय ऊर्जा भी नहीं होती है, और रासायनिक ऊर्जा भी नहीं होती है। जो हमारे पास आंसर होता है वो क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में ही हमारे पास जब भी कहें, और गुलेल होती है, गुलेल में अगर हम गुलेल को छूते हैं तो गुलेल को पीछे खींचने के बाद छोड़ने से पहले तक जो ऊर्जा होती है वो हमारे पास क्या होती है? वो भी स्थितिज ऊर्जा होती है। ध्यान रखिएगा, गुलेल का भी अगर एग्जाम्पल आपसे देता है तो भी बता दीजिएगा। और अगर पूछे कि घड़ी के स्प्रिंग में जो हम चाबी भर देते हैं उस समय अगर पूछे कौन सी ऊर्जा होती है तो भी हम बताएंगे स्थितिज ऊर्जा। बजने से पहले जब भी आप उसे ऐंठेंगे तो आपके पास स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। चलिए अगला देखते हैं जरा क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी एक स्नेह को हम लुब्रिकेंट के नाम से भी जानते हैं। स्नेह को हम क्या करते हैं, स्नेह को लुब्रिकेंट के नाम से भी जानते हैं, का प्रयोग किया जाता है, इसमें कौन सा होगा, तो क्यूप्राइट, हेमाटाइट, कैरोलाइट, नहीं ग्रेफाइट, आप ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट। तो ये एक लुब्रिकेंट के रूप में कार्य करता है या फिर स्नेहक के रूप में कार्य करता है। सही है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। कह रहा है सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण होती है। तो ध्यान रखना कि जो हमारे पास पहिए जब हम किसी भी गाड़ी को चला रहे हैं, बैलगाड़ी वगैरह चला रहे हैं, तो उसमें पूछा जाएगा कि कौन सी ऊर्जा होती है, तो बताएगा दोलनीय और घूर्णीय गति, दोलनीय और स्थानांतरित गति, स्थानांतरित और घूर्णीय गति, केवल स्थानांतरित गति। देखो स्थानांतरित गति तो होगी, स्थान से इधर से उधर जा रही है, गाड़ी जा रही है या फिर बैलगाड़ी जा रही है, तो एक जगह से दूसरे स्थान पर जा रही है, तो स्थानांतरित गति तो हो गई। साथ ही साथ वो राउंड राउंड ले रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो घूर्णीय गति भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, घूर्णीय गति तथा स्थानांतरित गति हो जाएगी। घूर्णन भी तो कर रहे हैं, घूम भी तो रहे। सही है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या होता है, क्यों तैरते हैं ये वायुमंडल में, बादल जो होते हैं क्यों तैरते हैं। तो ध्यान रखना कोई भी चीज ज्यादा तैरेगी, अगर कोई भी चीज तैरेगी तो धीरे धीरे ध्यान रखना, या तो उसका आयतन बड़ा होगा या उसका घनत्व कम होगा, दोनों बातें ध्यान रखना। अगर कोई चीज तैर रही है तो उसका आयतन बड़ा होगा, इससे उनकी हवाई हमारे पास जहाज जो होता है, जहाज तैर लेता है, जो कि सुई डूब जाती है, उसके पीछे कारण क्या होता है कि उसका आयतन जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसका मतलब उसका घनत्व कम हो जाता है। तो हम बात करेंगे उसका क्या कम हो जाता है, तो हम बताएंगे उसका क्या कम हो जाता है, तो घनत्व कम हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। मतलब अगर मैं देखूं तो चाहे हमारा समुद्र की छोड़ो कि हम पानी ले लेते हैं, पानी में अगर मैं बर्फ डाल देता हूं तो बर्फ जो होती है कितना भाग ऊपर रह जाता है, कितना डूब जाता है, ये पूछना चाह रहा है। तो समुद्र का हमने सारा लिया है, तो बताऊंगा अगर 10 हिस्से हैं तो उसमें से एक हिस्सा तैरता रहेगा, बाकी 9 हिस्से क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो थोड़ा सा बर्फ जो है ऊपर रहेगा, बाकी सारा नीचे चला जाएगा। तो अगर पूछे कितना शेष रह जाता है, कितना डूब जाता है, तो 9/10, और कितना रह जाता है तैरते हुए, तो बताएंगे 1/10। इतना बात ध्यान रखिएगा। चलिए कह रहा है कौन सा बल सहकारी नहीं छहकारी होता है, छहकारी। तो कौन सा बल छहकारी होता है, छहकारी मतलब नष्ट होने वाला बल कौन सा होता है। तो अब बताएंगे कौन सा होता है इसमें, तो हम कहेंगे इसमें हमारे पास गुरुत्व बल आ रहा है, घर्षण बल आ रहा है, स्थिति बल आ रहा है, और हमारे पास चुंबकीय बल आ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आपसे तो ध्यान रखना कि हम गुरुत्व बल को तो नष्ट नहीं कर सकते, गुरुत्व तो हमेशा बना रहेगा, वैद्युत बल भी हम नहीं नष्ट कर सकते, और साथ ही साथ चुंबकीय बल भी वो बना रहेगा हमारे पास। लेकिन घर्षण बल को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, उसको खत्म भी किया सकता है। अगर जहाँ पर चिकनाहट है वहाँ पर घर्षण बल नहीं लगेगा। सही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि छहकारी बल अगर इसमें पूछा है, छहकारी बल कौन सा है, तो बताएंगे घर्षण बल है। और ऐसी जबरदस्त क्वेश्चंस मैं आपको कराता रहूँगा, रेगुलर बेसिस पे मुझसे जुड़े रहिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, आप कर रहे हैं, आप अपने मित्रों से करवाइए, और उन सभी लोगों के पास ज़रूर पहुँचाइए जिन्होंने लेखपाली के लिए आवेदन किया हुआ है, जिन्होंने जो है MTS के लिए किया हुआ है, जिन्होंने CHS के लिए, CGL के लिए किया हुआ है, सुपर टेट का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। सही है, तो उन सभी लोगों के लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। और यकीन मानिएगा, इनसे अगर आपने 1000 जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपने कर लिए, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, और साइंस में आप पूरी तरीके से अच्छे से कर पाएंगे परफॉर्मेंस। तो ध्यान रखिएगा, रेगुलर बेसिस पे जुड़े रहिए, मैं आपको ऐसे ही रेगुलर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराता रहूँगा, और इनको ढंग से अपने नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर अपना इनको कंठस्थ कर लीजिएगा, आपके जरूर किसी ना किसी एग्जाम में ये काम आने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।